Hey everyone and welcome back to our channel in Light of Flow. In our last video we were discussing about capacity of parties in law of torts, where we had studied that in torts all persons or parties have the capacity to sue and to be sued. But there are few exceptions related to this. Two exceptions we had already covered in our last video, that was minor and corporation, and in today's lecture we will continue with further exceptions. So without wasting any time, let's get started. So the first exception for our today's lecture is act of state or government. एक्ट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट मीन्स वो एक्ट जो कि स्टेट या गवर्नमेंट कर रही है. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई टोर्ट कमिट किया जाता है तो क्या स्टेट के पास राइट है उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट सूट फाइल करने का, या फिर अगर स्टेट किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट टोर्ट कमिट करती है तो क्या उसके पास राइट है स्टेट को सू करने का. तो इसी से डील करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300, जो कि स्टेट करता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट मे सू और मे बी सूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट. इसका मतलब है अगर भारत सरकार द्वारा कोई टोर्ट कमिट किया जाता है या फिर भारत सरकार के अगेंस्ट टोर्ट कमिट किया जाता है तो सूट फाइल की जा सकती है बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. और अगर किसी राज्य के अगेंस्ट टोर्ट कमिट किया जाता है या फिर कोई राज्य अगर टोर्ट कमिट करता है तो उसके लिए भी सूट फाइल की जा सकती है, बट इन द नेम ऑफ दैट स्टेट. एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि अगर स्टेट या गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त अगर कोई टोर्ट कमिट कर देती है तो उस केस के अंदर स्टेट की लाइबिलिटी नहीं बनती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी उस वक्त नहीं बनती है. वही अगर टोर्ट स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा कमिट किया जाता है नॉन सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त तो उस केस के अंदर स्टेट की या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है. So now we will study about the essentials of an act of state. मतलब अगर कोई एक्ट स्टेट का है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल्स का होना कंपलसरी है. फर्स्ट वन इज द एक्ट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट. मतलब जो वह एक्ट किया गया वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया. सेकंड, द एक्ट इज इंजूरियस टू सम अदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट. उस एक्ट की वजह से किसी दूसरे स्टेट या सब्जेक्ट को इंजरी हुई है. द लास्ट एसेंशियल इज द एक्ट मे बी आइदर प्रीवियसली सैंक्शन और सब्सटिक्वेंटली रेटिफाई बाय द स्टेट. इसका मतलब है कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने जो एक्ट किया वो या तो पहले से ही गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ था या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव वो एक्ट कमिट कर दे और बाद में स्टेट उसके उस एक्ट को रेक्टिफाई कर दे. तो इन दोनों ही केस के अंदर वो एक्ट ऑफ स्टेट के अंदर फॉल करेगा. अब इससे रिलेटेड एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज ब्रोन वर्सेस डैनमैन. इस केस के अंदर डैनमैन जो कि एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे वो एक जेल को बर्न कर देते हैं और उसके अंदर जितने भी ब्रिटिश स्लेव्स थे उनको रिलीज कर देते हैं. ये जेल अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट पे थी और उस टाइम पे ये ब्रिटिश डोमेन के अंदर फॉल नहीं करती थी. तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि डिफेंडेंट के पास कोई ऑथोरिटी नहीं थी एक्ट करने की, लेकिन बाद में ब्रिटिश सॉवरेन ने डैनमैन के इस एक्ट को डिफेंडेंट के इस एक्ट को रेक्टिफाई कर दिया और कहा कि डिफेंडेंट का जो ये एक्ट है ये ऑथराइज्ड है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा. तो यहाँ पे डैनमैन को लायबल नहीं माना गया. तो एक तरह से यहाँ पे डिफेंडेंट को इम्यूनिटी मिल जाती है कि उसने जो फंक्शन किया वो सॉवरेन पावर के अंडर किया था, तो उस चीज़ के लिए वो लायबल नहीं होगा. आई होप एक्ट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो है हस्बैंड एंड वाइफ. तो टोर्ट के केसेस के अंदर क्या हस्बैंड और वाइफ के पास कैपेसिटी है कि वो टोर्ट्स के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो स्टार्टिंग से अगर हम इसकी बात करें तो इनिशियली इंग्लिश लॉ के अंडर हस्बैंड और वाइफ को सिंगल एंटिटी माना जाता था. मतलब अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट टोर्ट कमिट भी कर देते थे तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट टोर्ट फाइल नहीं कर सकते थे. 1882 के अंदर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट आया जिसके अंदर वाइफ को परमिट किया गया कि अगर हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी को अगर डैमेज करता है तो वो केस फाइल कर सकती है.
पर प्रॉपर्टी के अलावा और टॉर्ट्स के लिए हस्बैंड को यहाँ भी लाइबल नहीं माना गया। फिर एक फेमस केस आया था, ब्रूम वर्सेस मॉर्गन। इस केस के अंदर हस्बैंड एज एन मैनेजर काम करते हैं और वहीं पे मिस ब्रूम जो थी वो भी एज एन एम्प्लॉय काम करती थी। तो जब मिस ब्रूम अपना काम कर रही थी तो हस्बैंड की नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उनको इंजरी हो जाती है और वो केस फाइल करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, बट कोर्ट ने यहाँ पे उनके हस्बैंड को लाइबल नहीं माना। यहाँ पे कोर्ट ने कहा जब हस्बैंड एज एन एजेंट और सर्वेंट काम करते हैं थर्ड पार्टी के लिए और उस वक्त अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई टॉर्ट कमिट कर देता है जिसकी वजह से वाइफ को इंजरी होती है, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ वाइफ के पास राइट है कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। इसका मतलब है कि अब तक हस्बैंड और वाइफ के पास राइट नहीं था कि वो एक दूसरे को टॉर्ट के लिए डायरेक्टली सू कर सके। इस 1882 के एक्ट में एक और प्रोविजन था जिसके अकॉर्डिंग वाइफ अगर कोई टॉर्ट कमिट करती है तो एक्शन हस्बैंड और वाइफ दोनों के अगेंस्ट लिया जा सकता है। इवन इस एक्ट के अंडर हस्बैंड को वाइफ के प्रीनेप्शनल टॉर्ट्स के लिए भी लायबल माना जाता था। मतलब अगर वाइफ ने शादी से पहले कोई टॉर्ट कमिट किया और उस टॉर्ट से हस्बैंड ने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की वाइफ के थ्रू, उसके लिए वो दोनों लायबल माने जाएंगे। फिर इसके बाद आया था लॉ रिफॉर्म मैरिड वुमेन इन टॉर्टफिशर एक्ट 1935। इसके मेन दो प्रोविजंस थे। पहला तो ये कि हस्बैंड वाइफ के टॉर्ट्स के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, चाहे वो शादी से पहले किए गए हों या शादी के बाद। और सेकंड प्रोविजन ये था कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ कोई टॉर्ट कमिट करते हैं, जॉइंटली अगर कोई टॉर्ट कमिट करते हैं, तो उस केस के अंदर दोनों की जो लायबिलिटी होगी वो भी जॉइंट ही होगी। फाइनली 1962 में लॉ रिफॉर्म हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट आया जिसके अंडर हस्बैंड और वाइफ को कैपेसिटी मिल गई कि अगर उन दोनों में से कोई भी टॉर्ट कमिट करता है तो उनके पास कैपेसिटी है कि जो रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट जाके वो केस फाइल कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास कैपेसिटी है कि वो टॉर्ट्स के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। So this is all about today's lecture, and in our next video we will continue with this topic. So please stay tuned with us and do not forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.